हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एक विमीय एक परमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक विमीय द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। तो उसमें केवल एक परमाणु था, यहाँ पे हम दो परमाणु लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल द्विपरमाणुक का जो केस है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक द्विपरमाणुक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। तो देखो, द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध को डिस्कस करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इसके अलावा भी आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें ताकि वो हमारे द्वारा जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उनका वो बेनिफिट ले सकें। तो देखो, द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध को डिस्कस करने से पहले हम डायग्राम की तरफ चलेंगे और इससे एक मोटा मोटा आइडिया आपको देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस हिसाब से हम किस चीज़ को कैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे एक विमीय जो परमाणु था, एक विमीय एक परमाणु जो रैखिक जालक था, उसमें हमने परमाणुओं की जो संख्या है वो n ली थी। यहाँ पे हम देखो दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो यहाँ पे जो परमाणुओं की जो संख्या है इन जनरल 2n लेंगे। मतलब नोटेशन जो है यहाँ पे n था, यहाँ पे 2n था, 2n लेंगे। दूसरा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखते हैं कि ये एक विमीय रैखिक जालक आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो स्थायी अवस्था में है। स्थायी अवस्था में मतलब अभी ये वाइब्रेशन नहीं कर रहा। एक विमीय जो रैखिक जालक है ये अभी वाइब्रेशन नहीं कर रहा। जितने भी जो पार्टिकल हैं वो रेस्ट में हैं, या कह सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासों में बताया था कि प्रत्येक जो एटम है वो एक मासलेस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और ये जो ये स्प्रिंग देखो, यहाँ पे जो प्रत्येक जो एटम है यहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति करता है जब ये वाइब्रेटिंग मोड में होता है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार से इसको इरेज करके दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखो ये स्थायी अवस्था है जिसमें प्रत्येक जो परमाणु है एक मासलेस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम परमाणु की जो संख्या है वो 2n लेके चलेंगे। और यहाँ पे दो प्रकार के परमाणु लेंगे। जो विषम संख्या वाले परमाणु हैं उनका तो द्रव्यमान हम m1 मान लेंगे। जैसे 2n-1 है तो इसका द्रव्यमान m1, 2n+1 है तो इसका द्रव्यमान m1। मतलब जितने भी विषम संख्या वाले जो परमाणु हैं उनका तो द्रव्यमान हम m1 लेंगे। और सम संख्या वाले जो परमाणु हैं जैसे 2n हो गया, इसका द्रव्यमान m2, 2n-2 हो गया, इसका द्रव्यमान m2, 2n+2 इसका द्रव्यमान m2। तो सम संख्या वाले जो परमाणु होंगे उनका तो द्रव्यमान हम m2 लेंगे और विषम संख्या के जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान हम m1 लेंगे। और प्रत्येक जो परमाणु के जो बीच की जो दूरी है वो a है। तो एक बार हमने मोटा मोटा तौर पे आपको बता दिया है। अब देखो, जैसे ही ये परमाणु कंपित अवस्था में आएगा तो प्रत्येक जो परमाणु है वो सरल आवर्त गति करने लग जाएगा। जब सरल आवर्त गति करेगा तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो परमाणु हैं अपनी माध्य स्थिति से देखो विस्थापित होंगे। जैसे nवां जो एटम है वो कितना है, 2nवां जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, U2n है। और 2n-1वां जो एटम है वो कितना, 2n-1 U2n-1 विस्थापित है। और 2n-2वां जो एटम है वो U2n-2 विस्थापित है। तो इस हिसाब से कंपित अवस्था है कौन सी, ये ऊपर स्थायी अवस्था है, यहाँ पे आपको शो कर रखी है। तो जितना मैंने अभी राम कहानी आपको सुनाई है उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माना है कि माना x अक्ष के अनुदिश एक अनंत लंबाई का द्विपरमाणुक एक विमीय द्विपरमाणुक रैखिक जालक है। मतलब ये जो x अक्ष के अनुदिश हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और x अक्ष के अनुदिश हमने क्या किया है, एक अनंत लंबाई का द्विपरमाणुक रैखिक जालक लिया है। अब देखो, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि x अक्ष के अनुदिश हमने एक अनंत लंबाई का एक विमीय द्विपरमाणुक जालक लिया है। फिर हम यहाँ पे फिर से मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना जालक में परमाणुओं के जो द्रव्यमान है क्रमशः m1 व m2 हैं। जालक में जो परमाणुओं के जो द्रव्यमान है, द्विपरमाणुक है तो दो प्रकार के परमाणु होंगे और एक का द्रव्यमान m1 लेंगे तो दूसरे का m2। अब देखो, किसका तो m1 लेंगे और किसका m2 लेंगे वो यहाँ पे हम देखें। जो एकांतर क्रम में उपस्थित है, मतलब एक बार m1 आएगा, फिर m2 आएगा, फिर m1 आएगा, फिर m2 आएगा।
इस हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तथा निकटवर्ती जो परमाणुओं के जो मध्य दूरी है वो क्या है, a है। अब देखो हमने अभी आपको बताया था कि नंबरिंग हम किस हिसाब से करेंगे। तो सम संख्या वाले जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान तो हम m2 लेते हैं। सम संख्या वाले जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान हम क्या लेंगे, m2 लेंगे। जबकि जो विषम संख्या वाले जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान हम क्या करेंगे, m1 से अंकित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो हमने अभी आपको बताया है यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से वही डायग्राम है। यहाँ पे देखो 2nवां जो एटम यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो सम संख्या है तो इसका द्रव्यमान m2, और इससे आगे फिर 2n+1 आएगा, 2n+2 आएगा, 2n+3 आएगा, और इससे पीछे 2n-1वां एटम आएगा, 2n-2वां एटम आएगा, 2n-3वां एटम आएगा। ये तो होगा स्थायी अवस्था में। अब देखो स्थायी अवस्था में जो सम संख्या वाले जो परमाणु होंगे उसको तो हम किससे करेंगे, m2 से। तो ये भी m2, ये भी m2 और ये भी m2। और जो विषम संख्या में जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान कितना होगा, m1 होगा। ये भी m1, ये भी m1 और ये भी n1 और ये भी m1। अब देखो जब हम एकविमीय जो जालक है उसको हम कंपित करवाएंगे तो प्रत्येक जो परमाणु है सरल आवर्त गति करेगा, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम नोट करें तो अपनी माध्य स्थिति से क्या होगा, आपको विस्थापित मिलेगा। तो 2nवां जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, मान लेते हैं u2n है। 2n-1वां जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, u2n-1 है। u2n-2वां जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, u2n-2 इस विस्थापित है। इसी प्रकार 2n+1 जो एटम है अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, u2n+1 विस्थापित है। और u2n+2 जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित है, u2n+2 विस्थापित है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो डायग्राम के बारे में हमने जो भी आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो वही हम करेंगे कि हम सबसे पहले m1वां जो एटम है, चाहे ये ले लेते हैं, इस पे नेट फोर्स निकालेंगे। फिर m2 में जो एटम है उस पे नेट फोर्स निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक जो एटम है वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स जो लगाएंगे वो स्प्रिंग का जो केस है उसको कंसिडर करके यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो m1 द्रव्यमान वाले कण पर, m1 द्रव्यमान वाला जो कण है, m1 द्रव्यमान वाले कण पर निकटतम परमाणु द्वारा लगने वाला परिणामी बल कितना होगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो m1 जो द्रव्यमान वाला जो कण होंगे वो हमने आपको बताया था कि जो विषम संख्या वाले जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान m1 होगा। तो जैसे हम 2n+1वां जो एटम यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस पर हम नेट फोर्स लगाएंगे, कितना लगेगा, तो उसके निकटतम परमाणु के द्वारा उस पर इंटरेक्शन लगेगा। तो देखो F बराबर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग जो सिस्टम होता है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, उसमें आपने प्रत्यानयन जो बल होता है ना वो F बराबर -kx ऐसे देते हैं। तो ये तो k तो जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और देखो x F बराबर kx ही होता है, माइनस तो मतलब आकर्षण प्रकृति को डिनोट करता है, और x जो है ना x वो क्या बताता है, कोई भी जो एटम है वो अपनी माध्य स्थिति से मतलब कितना विस्थापित हुआ है उसको बताता है। तो यहाँ पे परिणामी विस्थापन निकालेंगे, क्योंकि दो एटम एक साथ विस्थापित हो रहे हैं तो दोनों का जो ज़्यादा विस्थापन होगा उसमें से कम विस्थापन को हम निकालेंगे, तो नेट विस्थापन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन या कंप्रेशन, ऐसे तो होता है F बराबर k इंटू या बीटा इंटू इलोंगेशन मतलब विस्तार इंटू या कह सकते हैं कंप्रेशन, कितना आपने उसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को, नेट विस्तार उसमें देखा जाता है कहने का मतलब। तो m1 द्रव्यमान वाले कण पे कितना बल लगेगा, नेट बल, ये अब सबसे देखते हैं। m1 द्रव्यमान वाले कण पर निकटतम परमाणु द्वारा लगने वाला परिणामी बल, अब कितना बल लगेगा, सबसे पहले 2n+1वां जो एटम उसको हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले 2n+1वें एटम को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये 2n+1वां एटम है, अब उस पर ये एटम भी बल लगाएगा और ये एटम भी बल लगाएगा, तो इन दोनों एटम के बीच में प्रत्यानयन बल कितना लगेगा, इन दोनों एटम के बीच में प्रत्यानयन बल कितना लगेगा, क्योंकि देखो विस्तार दोनों में हो रहा है, ये भी u2n+2 से विस्तारित मतलब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें u2n+1 से विस्तार हो रहा है, तो नेट जो विस्थापन होता है दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इन दोनों के कारण कितना विस्थापन होगा, देखो बीटा
स्प्रिंग कांस्टेंट के लो बेटा, ले लो कुछ भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू नेट विस्थापन। तो देखो नेट विस्थापन कितना होगा, U2n प्लस जो 1 है ये ज़्यादा है, सॉरी इसमें से ये घटेगा, मतलब जिसको हम इंटरेक्शन देख रहे हैं ना उसमें उसको घटाएंगे हमेशा। जैसे यहाँ पे U2n माइनस U2n प्लस 1 ऐसे घटेगा, तो U2n माइनस U2n प्लस 1, ये तो इसके लिए हो गया। फिर ये तो इन दोनों एटम का हो गया, इन दोनों एटम का। अब इन दोनों एटम के बीच में प्लस लगा के फिर बीटा लगाएंगे। अब देखो ये दो एटम तो हो गए, इनको तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया, प्रत्यानयन बल दोनों के बीच में कितना होगा। इसके बाद में हम देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं इन दोनों के बीच में बल को कैसे लिखा है। तो देखो बीटा सॉरी F2n प्लस 1, मतलब m1 द्रव्यमान वाला कण कौन सा है, विषम संख्या वाला होगा, तो 2n प्लस 1 इसीलिए लिख रहे हैं। पर निकटतम परमाणु द्वारा लगने वाला बल, तो देखो सबसे पहले U2n माइनस U2n प्लस 1 ऐसे तो लगाया, तो ये तो पीछे वाले एटम के कारण हो गया। अब देखो इन दोनों की इंटरेक्शन तो हमने पढ़ ली, अब इन दोनों की इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, इन दोनों के कारण परिणामी प्रत्यानयन बल कितना लगेगा। तो देखो U2n प्लस 1 में से U2n माइनस 2n प्लस 2 में से U2n प्लस 1 घटा देंगे नेट जो विस्थापन निकालने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा विस्थापित हो रहा है, ये कम विस्थापित हो रहा है। तो प्लस बीटा U2n प्लस 2 माइनस U2n, तो ये पूरा दोनों जो निकटतम जो परमाणु है 2n प्लस 1वें एटम के, उनके द्वारा कितना प्रत्यानयन बल लगेगा वो यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखो आगे केवल इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से सबसे पहले तो हम बीटा को कॉमन ले लेंगे, बीटा को कॉमन ले लिया। फिर देखो U2n प्लस 2, फिर U2n इस 2n, फिर ये भी देखो U2n माइनस 1, U2n प्लस 1, ये भी U2n प्लस, दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो गया माइनस 2 U2n प्लस 1। इसके बाद में देखो ये जो है इसको हम मास इंटू एक्सीलरेशन के टर्म में लिखेंगे। तो देखो 2n प्लस 1वां जो एटम है विषम संख्या है, तो m1वां परमाणु हो गया, और D2U2n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसका विस्थापन है ये, तो विस्थापन को अगर दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। तो m1 D2UN प्लस 1 बटे dt स्क्वायर, ये हो गया बीटा। तो ये U2n ऐसे कैसे, U2n ऐसे हो गया, 2n प्लस 2 तो ऐसे कैसे, U2n ऐसे कैसे, फिर ये देखो ये माइनस 2n ऐसे कैसे। ये तो हमने m1 परमाणु पे लगने वाला परिणामी बल निकाल लिया। अब देखो m2 परमाणु, इसको समीकरण 1 दे देंगे हम। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार m1 द्रव्यमान वाले कण पर लगने वाला परिणामी बल, मतलब m1 जो द्रव्यमान है उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो m1 द्रव्यमान किन का होता है, जो समसंख्या वाले जो परमाणु हैं उनका होता है। तो F2n मतलब 2nवां जो एटम है यहाँ पे उसको कंसिडर करके चल रहे हैं। अब देखो ये 2nवां जो एटम है, यहीं पे चलते हैं दोबारा से। देखो ये 2nवां एटम है, ये 2nवां एटम है। तो सबसे पहले तो देखो इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो इसका विस्थापन कितना होगा U2n प्लस 1, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे माइनस U2n और इंटू बीटा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रत्यानयन बल आ गया, प्लस लगा देंगे। देखो इसको देख भी लेते हैं, नीचे एक बार ये लिखा है क्या, देखो U2n प्लस 1 माइनस U2n इंटू बीटा। तो ये तो इधर वाला होगा, आगे वाले एटम के लिए हमने निकाल लिया। अब देखो इन दोनों एटम के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इन दोनों के लिए करते हैं। तो ये हो गया U2n और ये हो गया U2n माइनस 1। तो देखो इसमें U2n माइनस 1 में U2n घटेगा, क्योंकि जिस एटम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना उसको हमेशा माइनस करते हैं, तभी नेट इलोंगेशन या मतलब परिणामी विस्थापन तभी निकल के आएगा। क्योंकि हम इसको तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेस्ट में मान के चल रहे हैं। तो U2n माइनस 1 माइनस U2n इंटू बीटा से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो U2n माइनस 1 माइनस U2n इंटू बीटा। तो देखो बीटा फिर से हमने कॉमन लिया, एक बार इसको लिख दिया U2n प्लस 1, फिर देखो
ये भी 2 बार है तो -2u2n और ये u2n-1 ऐसे लिख दिया। अब इसको समीकरण दे दिया। अब देखो इसको भी फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन के टर्म में लिखेंगे तो 2n वहाँ जो एटम है उसका मास कितना है m2 है और जो डिस्प्लेसमेंट कितना है u2n है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो क्या मिलता है, हमें एक्सीलरेशन मिलता है। तो ये बीटा ऐसे कैसे u2n+1 प्लस u2n-1 माइनस u2n बराबर 2, तो इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखो हमने इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों की गति की समीकरण हमें मिल गई और दोनों कौन सी गति कर रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। अब देखो सरल आवर्त गति करते हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, या तो वो गति की जो इक्वेशन है वो sin ω t या cos ω t इस हिसाब से फॉर्म होगी सरल आवर्त गति की, या आपको e⁻x में आपको सॉल्यूशन मानना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की जो मोशन होती है वही पीरियोडिक मोशन होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक परमाणु सरल आवर्त गति कर रहा है, तो जिनके विस्थापन के जो समीकरण हैं, समीकरण 1 व 2 में निम्न होंगे। तो एक का तो देखो ये मान के चलते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सीधी सी बात ये है, इसका विस्थापन का जो समीकरण होगा u2n+1 a e⁻ माइनस kna लिखते थे, यहाँ पे 2n+1 है तो n की जगह 2n+1 रखेंगे, तो a e⁻ माइनस k 2n+1 इंटू a, तो इसका समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार 2n जो एटम है उसके लिए क्या हो जाएगा b, क्योंकि दोनों जो मास है वो डिफरेंट है तो दोनों का जो आयाम जो होगा, एम्पलीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कोई भारी कण है तो उसका मतलब कम दूरी तक उसकी मैक्सिमम ट्रेवल करेगा तो उसका आयाम कम होगा, जो लाइट पार्टिकल होगा तो उसका आयाम ज़्यादा होगा, आसान मतलब जल्दी वो वाइब्रेट करेगा। तो इसका b ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड e⁻ माइनस k 2n इंटू a, इसका विस्थापन का समीकरण ये हो गया, इसका विस्थापन का समीकरण हो गया। अब देखो हमारे पास इसके अलावा भी u2n और u2n+1 के अलावा भी u2n-1 भी है और u2n+1 भी है, सॉरी u2n-1 भी है और u2n+1 की u2n- 2n+2 भी है शायद, हाँ un+2 भी है, 2n-1 भी है। इसी प्रकार इनको हम लिख सकते हैं, देखो a e⁻ देखो 2n-1 को a क्यों लिखा फिर से, क्योंकि विषम संख्या में जो एटम होंगे तो u2n-1 को देखो जैसे ही कौन सा है, विषम संख्या वाला परमाणु है तो विषम संख्या वाला परमाणु m1 होगा, तो m1 का एम्पलीट्यूड हम a ही लेते हैं और 2n+2 है क्या है, m2 परमाणु होगा, सम संख्या वाला परमाणु है तो उसका एम्पलीट्यूड हम b लेंगे। तो ऊपर भी हमने ऐसे ही लिया, देखो विषम संख्या वाला परमाणु है तो a एम्पलीट्यूड, सम संख्या वाला है तो एम्पलीट्यूड b। तो 2n+2 को क्या लिख सकते हैं, देखो n की जगह 2n-1, जैसे यहाँ पे 2n-1 है तो यहाँ पे 2n+2 है तो यहाँ पे 2n+2, तो a e⁻ माइनस k 2n-1 इंटू a, और u2n+2 की क्या हो जाएगी b e⁻ माइनस k 2n+2 इंटू a। ये दोनों समीकरण हो गई। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई। तो देखो ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहें। तो देखो ये विस्थापन के जो समीकरण हैं हमने ये मानी है, अगर मानी है तो जो समीकरण हमें दी है गति के जो समीकरण है उसको क्या करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या चाहिए, देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन 1 को देखें, हमें u2n+2 की वैल्यू चाहिए, u2n की वैल्यू चाहिए u2n+1 की, और एक बार u2n+1 का जो है ना 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे u2, इसकी तो हमें पता ही है, इसको तो सीधे ऐसे कैसे रख देंगे। इसी प्रकार एक बार हमें देखो u2n की है ना टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके d2u2n/dt², इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसको कर रखा है। सबसे पहले देखो समीकरण 3 से, देखो तीसरा जो हल हमने माना था ना ये सल विषम संख्या वाला m1 परमाणु वाले कण के लिए, तो देखो du2n+1/dt। अब देखो इसको हम करेंगे, देखो तीसरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d/dt ऐसे लिख दो आप। तो देखो a कांस्टेंट ऐसे कैसे रह जाएगा, e⁻ माइनस k 2n+1 इंटू a। तो देखो e⁻t ऐसे कैसे रह जाएगा, देखो e⁻x का करते हैं तो e⁻x रहता है, फिर x का करते हैं तो उसका 1 हो जाता है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो e⁻t माइनस kna इंटू a।
तो ए तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ई की पावर आईटा ओमेगा टी, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ऐसे रह जाएगा। फिर जिसको एक्स माना है उसका करेंगे, तो टी के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ई की पावर आईटा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, आईटा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हैं। देखो डी यू टू एन बटे डी टी, तो ए तो कांस्टेंट रह गया और ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के इंटू 2n+1 इंटू ए, ये ऐसे कैसे। फिर जिसको हमने ई की पावर एक्स में जो था ना उसको डिफ्रेंशिएट किया, हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ई की पावर आईटा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, आईटा ओमेगा, और माइनस के इंटू 2n+1 ए इंटू इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो इक्वेशन मिलती है ना, डी यू टू एन प्लस टी, डी यू टू एन बटे डी टी, डी यू टू एन प्लस 1 बटे डी टी, तो हमारे पास मिलती है आईटा ओमेगा ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 इंटू ए। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से ए कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर इसका ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 रहेगा। फिर से आईटा ओमेगा टी का करेंगे क्योंकि आगे वाली टर्म तो 0 होने वाली, तो यहाँ पे आईटा ओमेगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आईटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, तो यहाँ से जो ओवरऑल जो वैल्यू मिलती है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 इंटू ए। अब देखो ये तो टर्म क्या है, ये तो ई की u 2n+1 ही तो है, ऊपर देख सकते हैं, इसको ही तो हम लेके चले थे u 2n+1, ये रहा। देखो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ताकि देखो हमें जो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। अगर इसको आप लेके चलोगे ना पूरी टर्म को, तो एक लाइन में नहीं आ पाएगा पूरी जो एक्सप्रेशन है वो। तो हमारे पास डी यू टू एन प्लस 1 बटे डी टी स्क्वायर बराबर आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू 2n+1, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। सिमिलर यही प्रोसेस है, हमें गति की दूसरी समीकरण निकालनी है। इसके लिए m2 इंटू डी यू टू एन बटे d2 इंटू यू टू एन बटे डी टी स्क्वायर के लिए। तो सेम यही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है। आईटा ओमेगा बी ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के इंटू 2na, आईटा ओमेगा आ गया क्योंकि बी कांस्टेंट है, ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के na का क्या हो जाएगा, ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के na। फिर आईटा ओमेगा टी माइनस के na का क्या हो जाएगा, आईटा ओमेगा का तो क्या हो जाएगा, आईटा ओमेगा टी का तो क्या हो जाएगा आईटा ओमेगा, और माइनस के na का क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखो d2 यू टू एन बटे डी टी स्क्वायर। फिर देखो इसका फिर से देखो वही आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, ई की पावर आईटा, ये ऐसे कैसे। फिर आईटा ओमेगा टी का देखो आईटा ओमेगा फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो आईटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, बी ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के na, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर इसको u क्या लिखते हैं, u2n लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी यू टू एन बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर u2n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये सारी वैल्यू हमने डबल डिफरेंशिएट भी निकाल लिया, सिंगल जो वैल्यू है वो भी निकाल ली। अभी ये सारी जो वैल्यू हैं एक बार तो समीकरण 1 में रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू हमने मान के रखी है कि अगर पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसकी जो फॉर्म होगी ना वो ई की पावर आईटा ओमेगा टी की फॉर्म में होगी। अब मतलब इसमें सारे में हमें वैल्यू रखनी है और एक बार इसमें सारे में वैल्यू रखनी है। अब देखो यहाँ पे रखी हुई है सारी जो वैल्यू, हम वहाँ से चलते हैं दोबारा से। अब देखो यहाँ पे लिखा है तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो m1 तो ऐसे कैसे, फिर उसके बाद में लिखा हुआ था d2 u 2n प्लस 1 बटे डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने रख दी। फिर बीटा था, फिर यहाँ पे u 2n प्लस 2 था तो इसकी वैल्यू हम रख दी। फिर हमने u 2n की वैल्यू थी यहाँ पे u 2n की वैल्यू रख दी। फिर यहाँ पे -2 u 2n प्लस 1 था तो a u 2n प्लस 1 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख दी। अब देखो यहाँ पे u 2n प्लस 1 से हमें कैंसिल करना है तो इसको हम इस हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें सारे में देखो u ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के 2n प्लस 1 जो है कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखो के 2n प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस आयोटा के ए बच जाएगा। देखो आयोटा तो ये आप बाहर से मल्टीप्लाई होगा, ए इधर से बचेगा, एक पावर इसमें बचेगी
तो ई की पावर माइनस आयोटा के बचेगा। अगर हम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी के 2n+1 हम कॉमन लें, क्योंकि u2n से दोनों साइडों में हमें कैंसिल करना है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा के, और यहाँ पे ये तो पूरी कॉमन आ ही जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्या लिख सकते हैं u2n+1 को m1 ऐसे कैसे, ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, और u2n+1 को क्या लिख सकते हैं a की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 इंटू ए। अब इसको दोनों साइडों से कैंसिल करना है, इसलिए इधर भी ये कॉमन लिया है, ये अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है ना। तो देखो 2n+1 में से देखो एक घात घटा देंगे, 2n+2 में से 2n+1 घटा देंगे तो 2n+1 बचेगा, फिर ये माइनस है ना इसलिए माइनस आयोटा के बचेगा, और इसमें बचेगा ए की पावर प्लस आयोटा के, और फिर ये टर्म तो देखो ऐसे कैसे हमने कॉमन ली है, तो यहाँ पे से केवल -2a बचेगा। इसके बाद में ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है -m1 ओमेगा स्क्वायर ए, m1 ओमेगा स्क्वायर ए, ये टर्म बचती है केवल। इधर बीटा बच गया स्प्रिंग कांस्टेंट, और देखो ई की पावर आयोटा के बचा, ई की पावर माइनस आयोटा के -2a। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस थीटा बराबर होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2। तो यहाँ पे आयोटा थीटा की जगह के ए है, थीटा की जगह क्या है के ए है, तो ये क्या बन जाएगा कोस के ए बन जाएगी पूरी फॉर्मूला। तो ई की पावर आयोटा के और ई की प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के बटे 2 बराबर क्या है कोस के, तो 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं है। वैसे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको पता ही है कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 कोस के हो जाएगी, तो b पहले से था, b यहाँ पे ऐसे -2a ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे a इसका भी कोफिशिएंट है, इधर भी a के तो सबसे पहले a के कोफिशिएंट को एक साइड में करेंगे, b के कोफिशिएंट को एक साइड में करेंगे। इधर a के कोफिशिएंट हो गए, इधर b के कोफिशिएंट हो गए। फिर देखो ये एक 2 कोफिशिएंट जैसे x और y में 2 चर नहीं होते x और y, उसमें हिसाब से a के कोफिशिएंट प्लस b के कोफिशिएंट को दोनों को यहाँ पे बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ पे 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर a माइनस 2 बीटा कोस के इंटू बी, ये समीकरण 8 हो गई। मतलब a और b को हमने कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पे लिख लिया। और सेम यही जो प्रोसेस है इक्वेशन समीकरण 2 के लिए रखनी है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में था m2, फिर था du2n बटे dt स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हो गई माइनस ओमेगा स्क्वायर बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2na। उसके बाद था बीटा, फिर इसके बाद में था u2n+1, तो u2n+1 की वैल्यू हो गई। फिर था प्लस u2n-1, भी उसकी वैल्यू ये हो गई। फिर था u2n ही था, हाँ 2u2n था, तो 2 तो ऐसे कैसे हो गया, u2n की वैल्यू हो गई। फिर से देखो हमें ये दो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए को दोनों साइडों से कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस आयोटा के बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे बाहर है ना, इसलिए वैसे तो जैसे अगर ये प्लस हो जाता तो यहाँ पे आयोटा के बचता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे ए ऐसे कैसे ई की पावर माइनस आयोटा के। फिर देखो ए से ऐसे कैसे, फिर यहाँ पे ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए, तो ए ई की पावर आयोटा के, और इसमें से पूरा टर्म कॉमन लिया ही हमने, तो ये इधर से ये इधर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ओवरऑल जो इक्वेशन बनती है -m2 ओमेगा स्क्वायर बी बराबर बीटा ए ई की पावर आयोटा के प्लस ए ई की पावर आयोटा के, ये माइनस आयोटा के, ये प्लस आयोटा -2b। तो देखो सबसे पहले b के कोफिशिएंट है ना, इसको एक साइड में ले लिए, a के कोफिशिएंट जो है इसको इस साइड में रख लिया। तो ये b के कोफिशिएंट है, ये a के कोफिशिएंट है, तो इसको फिर से देखो 2 कोस के लिख सकते हैं। तो 2a बीटा कोस के इधर बन गया b का कोफिशिएंट 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर m2 ओमेगा स्क्वायर b। तो देखो फिर से 2x और y में जैसे इक्वेशन बनती है ना, कोई भी द्विघात समीकरण हो जाए, 2 चरों की समीकरण हो, उस हिसाब से 2 बीटा कोस के इंटू a माइनस 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर b बराबर 0। अब देखो ये जो समीकरण 9 है, इससे पहले हमने एक समीकरण और निकाली थी, ये समीकरण 8 है। एक बार मैं इरेज करके थोड़ा सा साफ सा रख दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये तो समीकरण 8 है, और ये समीकरण क्या है 9 है।
अब देखो हमारे पास जो एटम है ना वो कैसा है, डायो एटोमिक है। तो हमें आपको पता होना चाहिए ओमेगा और के अंदर हमें रिलेशन निकालनी है, क्योंकि डिस्पर्जन रिलेशन वही होता है जो कोणीय आवर्ती ओमेगा और तरंग संचरण नियतांक के बीच का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं परिक्षेपण संबंध या डिस्पर्जन रिलेशन। तो डिस्पर्जन रिलेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि उसमें है ना, देखो दो प्रकार के हमने एटम लिए, एक तो M1 एटम लिया है, एक M2 एटम लिया है। तो फ्रीक्वेंसी की जो एक्सप्रेशन आएगी ना वो M1 और M2 दोनों उसमें आने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना ध्यान से समीकरण 8 को, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम निकालें तो इसमें केवल देखो M2 मास ही दिख रहा है, M1 मास नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जैसे उसमें देखते हैं तो इसमें केवल M1 मास ही दिख रहा है, M2 मास नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से टर्म्स को एडजस्ट करेंगे या इस हिसाब से एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें जो फ्रीक्वेंसी की जो एक्सप्रेशन है वो M1 और M2 दोनों मास पे डिपेंड होती हुई दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये समीकरण, सॉरी एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ। आज देखो केवल हम डिस्पर्जन रिलेशन तक ही चलेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में उसके जो स्पेशल केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 9 है, ताकि जो ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है उसमें M1 M2 की दोनों की टर्म आए। तो देखो इसमें हमने देखो A या B को कैंसिल कर देंगे ताकि उसमें दोनों में मिक्स हो जाएगा। समीकरण 9 को तो हम करेंगे 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर ए से, प्लस समीकरण 8 को 2 बीटा कोस के से गुणा करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ऐसा करेंगे हम तो समीकरण 9 को देखो, समीकरण 9 है तो 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर ए, तो देखो 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर ए, फिर ये ऐसे कैसे 2 बीटा कोस के इंटू ए, फिर देखो 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर ए, इससे तो हम गुणा करना था ही, फिर ये टर्म ऐसे कैसे 2 बीटा माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर ए इंटू बी, ये ऐसे कैसे। अब समीकरण 8 को फिर से हमें देखो किससे गुणा करना है, 2 बीटा कोस के ए से गुणा करना है। तो देखो समीकरण 8 ये रही, तो 2 बीटा कोस के 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के इंटू बी, ऐसे बन जाएगा ये। तो देखो ये हो जाएगा 2 बीटा कोस के, फिर वो टर्म थी 2 बीटा M1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये 2 बीटा कोस के का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी। अब देखो यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। देखो ये जो टर्म है कैंसिल हो रहा है आपस में, केवल ये टर्म बचती है, जिसमें नीचे वाली प्लस है तो प्लस वाले को पहले रख देंगे, 2 बीटा कोस के ए का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू बी, फिर इसको रख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर, देखो 2 बीटा से 4 बीटा स्क्वायर हो गया, फिर 2 बीटा को M2 ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर M2, फिर इसको इससे करेंगे M1 ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा 2 M1 बीटा ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर ये इसको इससे गुणा करेंगे, थोड़ा सा एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 M2 ओमेगा की पावर 4 हो गया, तो M1 M2 ओमेगा की पावर 4 इंटू बी बराबर 0 हो गया। अब देखो जो बी जो कोफिशेंट है जो एम्पलीट्यूड को शो करता है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आयाम क्या होता है, कोई भी जो कण है उसके माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है ना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड 0 नहीं हो सकता, तो एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया तो वो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करेगा पार्टिकल। तो देखो बी तो 0 हो नहीं सकता, तो बाकी जो टर्म है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो बी 0 हो या ओवरऑल ये टर्म 0 हो, तो बी तो 0 है नहीं, तो दूसरी वाली जो टर्म है वही 0 होगी। जैसे मैं बोलूँ x और y का जो गुणनफल है वो 0 है, लेकिन मैं कह दूँ y डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो y 0 नहीं है तो x को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 0 बराबर 0, या 0 इंटू 1 बराबर 0, या 0 इंटू 5 बराबर 0। तो जैसे 5 तो 0 नहीं, तो 0 को तो 0, ये कोई एक 0 होगा तभी तो 0 होगा कोई टर्म, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है 2 बीटा कोस के ए का स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर M1 M2 प्लस 2 M1 बीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस M1 M2 ओमेगा की पावर 4 बराबर बी बराबर 0। अब देखो b तो 0 कर दिया हमने, b तो 0 है नहीं, तो ये टर्म 0 हो गई, ये एक बार फिर से उसी टर्म को लिख दिया।
फिर से इसको हम कोष्टक को खोलते हैं तो 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के, फिर माइनस 4 बीटा स्क्वायर, फिर 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, फिर m1 प्लस m2 माइनस m2 ओमेगा की पावर 4। तो 4 बीटा स्क्वायर तो कोस के स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, फिर m1 m2 ओमेगा की पावर 4। तो देखो माइनस 4 बीटा स्क्वायर फिर से ले लेंगे कॉमन, हाँ ये माइनस 4 बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के माइनस 1 माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 इंटू m1 m2 ओमेगा की पावर 4। फिर ये आगे देखो सोल्व करते हैं, देखो ओमेगा की पावर 4 जो है यहाँ पे हाईएस्ट टर्म है, ओमेगा की पावर 2 है, फिर ओमेगा की पावर 0 है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की द्विघात समीकरण है ये। तो m1 m2 ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा ओमेगा की स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर 1 माइनस कोस के इक्वस कोस स्क्वायर के इक्वस टू 0। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन गई, m1 m2 का इसमें सब में भाग दे देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा m1 प्लस m2, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ओवर राइटिंग हो रही है, ओमेगा स्क्वायर m1 m2 का भाग दे देंगे, देखो यहाँ पे 2 बीटा m1 प्लस m2, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करके और थोड़ा सा साफ सा, कुछ भी नहीं, ये ऊपर वाली जो टर्म है इसमें m1 m2 का भाग दे देंगे ताकि ये ओमेगा स्क्वायर रहे, ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर रहे, ताकि ये ओमेगा स्क्वायर के जो पदों में द्विघात समीकरण रहे। तो समीकरण जो 10 है, ये 10 समीकरण है, ओमेगा स्क्वायर के पदों में क्या है, द्विघात समीकरण है, जिसके हल हम कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य विधि से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये थोड़ी कैलकुलेटिंग प्रोसेस है, इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनो एटॉमिक के रेस्पेक्ट में जो डायो एटॉमिक जो लैटिस है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जो डेरिवेशन सेम है एमएससी फाइनल ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस 2b, तो ये b का कोफिशेंट हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का क्या है 1 इंटू c की वैल्यू ये हो गई अपॉन 2a, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 ही है यहाँ पे। तो देखो 2 बीटा m1 m2, ये ऐसे कैसे बटे 2 ये बटे में चलेगा, तो 2 m1 प्लस m2 प्लस माइनस ये ऐसे कैसे, तो 1/2 देखो ये यहाँ पे ऐसे कैसे, क्योंकि ये आएगा ना यहाँ पे, ये 1/2 यहाँ से देखते हैं, तो 1/2 ऐसे कैसे, फिर ये अंदर वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर बटे m1 m2 का स्क्वायर माइनस 16 बीटा स्क्वायर बटे m1 m2 इंटू साइन स्क्वायर के। तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 4 बीटा स्क्वायर है, तो 2 बीटा तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर 4 बीटा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 2 बीटा बचेगा, 2 बीटा बटे 2, तो m1 प्लस m2 ये टर्म बचेगी, तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा, 16 में से 4 हमने कॉमन लिया, 4 बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो 4 बटे m1 m2 इंटू साइन स्क्वायर के। अब देखो और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 की हाफ पावर में लिख सकते हैं, तो बीटा m1 प्लस m2 बटे m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 बटे m1 m2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे m1 m2 साइन स्क्वायर के की पावर हाफ। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, तो बीटा m1 प्लस m2 बटे m1 m2 प्लस माइनस देखो ये, फिर ये बीटा ऐसे कैसे, फिर ये m1 प्लस m2 ये टर्म ऐसे कैसे, फिर देखो 4 साइन स्क्वायर के बटे m1 m2 ये टर्म ऐसे कैसे, हाफ पावर में लिख ली। अब देखो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से इसको देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की देखो 2 वैल्यू हमें मिलेंगी, एक बार तो हम प्लस लेंगे तब, एक बार माइनस लेंगे तब। तो एक बार तो हम कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो समीकरण जो 11 है, द्विपरमाणु रैखिक जालक के लिए क्या है, परिक्षेपण संबंध है या विक्षेपण संबंध है, डिस्पर्जन रिलेशन है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, द्विपरमाणु रैखिक जालक के लिए कोणीय आवर्ती ओमेगा व तरंग संचरण नियतांक ओमेगा, तरंग संचरण नियतांक के मध्य क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो देखो एक बार तो इसको प्लस वाले लेके इसको सोल्व कर लेंगे, एक बार माइनस लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तभी ये देखो ये जो डिस्पर्जन रिलेशन का जो ग्राफ है
जैसे प्लस लेके चलेंगे, देखो माइनस लेके चलें, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि दोनों केस जब इसको पढ़ लेंगे हम, उसके बाद में हम प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए दोनों केस लेंगे, तो उसके बाद में ये जो ग्राफ है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी ये मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो ये जो समीकरण है, एक समीकरण 11 हमने कहा है, तो ये क्या है, द्विपरमाणुक रेखीय जालक के लिए विक्षेपण में संबंध है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और तब